बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आज 17 जुलाई को टीवी पर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स देख रही थी, जिसमें पीटीआई के मेजॉरिटी सीट्स आई हैं और पीटीआई जश्न भी मना रही थी अपनी जीत के ऊपर और एक दूसरे को मुबारकबादी दे रही थी। तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि ये वही पीटीआई है जिसने जो मुसलसल ये कह रही थी कि लाहौर में मिस्टर एक्स यानी ब्रिगेडियर राशिद की ड्यूटी लगाई गई है, बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है कि पीटीआई को हरवाना है और मुखालिफ पार्टी को जितवाना है। मिस्टर वाई की ड्यूटी लगाई गई है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को हराना है और मुखालिफ पार्टी को जितवाना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस्टेब्लिशमेंट और बाजवा साहब ये सब मिलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ इन्होंने गठजोड़ किया हुआ है और अमरीकी ग़ुलामी इख्तियार किए हुए हैं। और अमरीकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो आज़ादी की जंग लड़ने वाली पीटीआई है, ये उनके ख़िलाफ़ साज़िश करेंगे आज 17 जुलाई को और पीटीआई उम्मीदवारों को हरवाएंगे। तो अभी मैंने सारी पीटीआई जो लीडरशिप है उनको मैंने जश्न मनाते हुए देखा। ना मिस्टर एक्स का ज़िक्र था, ना मिस्टर वाई का ज़िक्र था, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ किया। सारे नताइज उनको कबूल थे, अपनी जीत उनको कबूल थी। तो इस सारी सिचुएशन का जो फ़ायदा है वो ये हुआ, मुझे तो खैर बहुत हंसी आई इस सारी सूरत हाल पर। धांधली के बड़े इल्ज़ामात लगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल में कौम के सामने, कौम में जो अक्लमंद लोग हैं, मैं अहमकों की बात नहीं कर रही, कौम में जो अक्लमंद लोग हैं जो कि माजूर नहीं हैं, जिनकी आंखें, दिमाग, कान काम करते हैं, जिनकी सेंसेस काम करती हैं, जो भेड़ बकरियां नहीं हैं, वो ये सब देख रहे हैं कि पीटीआई का एक और झूठ और मुनाफिकत कौम के सामने आ गई। आज अगर ये हार जाते तो फिर धांधली का इल्ज़ाम था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है, अंपायर मिला हुआ है मुखालिफ पार्टियों के साथ, पाकिस्तान आर्मी को गालियाँ, पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों को, शहदा को, गाजियों को, उनकी कुर्बानियों को खाक में मिलाना, उनको गालियाँ देना, पाकिस्तान आर्मी का घेराव करना, उन पाकिस्तान आर्मी के लोगों को, उनके ख़ानदानों को हैरास करना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके ख़ानदान को हैरास करना। तो ये सूरत हाल होती अगर ये हार जाते, पाकिस्तान को आग लगाते, धरने का ऐलान करते, जिस तरह ब्लू एरिया में इन्होंने किया। लेकिन जब जीत गए तो सब कुछ ठीक है, ना मिस्टर एक्स है, ना मिस्टर वाई है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बिल्कुल ठीक रिजल्ट्स हैं। तो मेरा मशवरा ये है अब मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को, यानी कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाज़िर सर्विस अफसरान हैं, जिन पर पीटीआई मुसलसल क़यादत, पीटीआई चेयरमैन इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये इनकी ड्यूटी लगाई गई है। अब इनका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है, इनके ख़ानदान की साख को नुकसान पहुंचाया गया है, इनकी इज़्ज़तों को उछाला गया है। तो अब मिस्टर एक्स यानी ब्रिगेडियर राशिद, मिस्टर वाई, इन सब की ज़िम्मेदारी है कि पीटीआई के ऊपर हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा करें, इनको सू करें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, उनको भी मेरा मशवरा है कि आप भी पीटीआई चेयरमैन के ऊपर हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा दायर करें, क्योंकि जो इल्ज़ामात उन्होंने आपके ऊपर लगाई वो कोई मामूली बात नहीं थी। और ये मुनाफिकत कोई नई बात नहीं है पीटीआई की। मैंने दूसरी पार्टियां, दूसरी सियासी जमातों की जब भी उनके कॉल ऑफ फेयर में तजाद हुआ, जब भी उन्होंने कोई गलत इकदाम किए, अवाम के मुखालिफ उन्होंने इकदाम किए, तो आयशा गुलाली ने हमेशा उसको पॉइंट आउट किया, उसके ख़िलाफ़ बात की, चाहे वो इदारों के ऊपर पीडीएम वगैरह के हमले हों, मैंने हमेशा बात की। लेकिन जो मुनाफिकत, जो इदारों पर हमले पीटीआई ने किए,
وہ کسی بھی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ اداروں پر ایسے حملے کیے، نہ ریاست پر ایسے حملے کیے، نہ ایسے ریاست کو دھمکیاں دی، نہ ایسے بلیک میلنگ کی کوشش کی، اور نہ ایسی منافقت دیکھی. اور یہ بطور مسلمان میرا فرض ہے، کیونکہ میں خاموش ایسی باتوں پر نہیں بیٹھ سکتی. بطور مومن میرا فرض ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی غلط کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ورنہ اس کو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو دل میں برا جانے. اور دل میں برا جاننا ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے. تو ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، لیکن کم از کم اپنی زبان سے اس کو، پاکستان کے لوگوں کو باخبر ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی منافقت کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے دوسری پارٹیوں کے بارے میں بھی ہمیشہ بات کی، ان کے غلط اقدامات کے بارے میں، لیکن پی ٹی آئی کی طرح جھوٹ دن کو رات کہنا، یہ اس کو بے نقاب کرنا ہم سب کا فرض ہے. جب پی ٹی آئی بات کرتی ہے امریکی غلامی سے آزادی کی، تو جب آپ نے اسٹیٹ بینک کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ فنڈنگ امریکہ کی ہے، تو جب آپ نے اسٹیٹ بینک کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا اپنے دور حکومت میں، اور جب آپ نے آئی ایم ایف کے ایک حاضر سروس شخص رضا باقر کو اسٹیٹ بینک کا لاکھوں کے اوپر پاکستانی عوام کے ٹیکس کے لاکھوں روپے سے آپ نے اس کو آئی ایم ایف کے شخص کو گورنر لگایا، جس کے ہاتھ میں آپ نے پورے پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ دے دی کہ روپے کو کب ڈی ویلیو کرنا ہے، ڈالر کو کب سٹیبلائز کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو مہنگائی کا طوفان آنا تھا. لوگوں کے لیے چھوٹے قرضے لینا مشکل ہو گیا تھا، کاروباروں کے لیے، نوجوانوں کے لیے قرضے لینا مشکل ہو گیا تھا، مائکرو فائنینسنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھ گیا تھا. تو جب اسٹیٹ بینک آپ نے امریکہ یعنی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا، تب آپ کو امریکی غلامی یاد نہیں آ رہی تھی؟ اور جو آپ کے ساتھ کابینہ میں موجود تھے پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی کے ساتھ، تو وہ کون تھے؟ امریکی اور برطانوی شہریت، سٹیزن شپ رکھنے والے، جو بریف کیس لے کر پاکستان آئے، ان کی حکومت میں آئے. اور ویسے بھی ان کو پاکستان میں جو کرپشن جو انہوں نے کی اور جتنا پیسہ انہوں نے پاکستان میں آ کر کمایا، کیونکہ جاہلیت ہے، عوام ابھی تک جاہل ہے، عوام کو آپ سوشل میڈیا پہ آپ گمراہ کر دیں وہ گمراہ ہو جاتی ہے. تو جو شہباز گل، زلفی بخاری، باقی جو امریکہ برطانیہ کو چھوڑ کر یہاں پر عمران نیازی نے وزیر مشیر لگایا، اور جو مراعات اور جو کرپشن انہوں نے کی، جو ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، وہ امریکہ برطانیہ میں یہ لوگ کہاں کر سکتے ہیں؟ امریکہ برطانیہ میں ہر چیز کے اوپر چیک ہے، آپ کے اثاثوں میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کا پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ عمران نیازی کے اثاثوں میں کئی 100% اضافہ ہوا پی ٹی آئی چیئرمین کے اثاثوں میں. پی ٹی آئی چیئرمین کی جو فرنٹ وومن ہے فرحت شہزادی اور فرح گوگی، وہ 1.5 سال پہلے یعنی پی ٹی آئی حکومت نے F7 میں اسلام آباد میں 20 کروڑ کا مکان خریدتی ہے. کہاں سے خریدا؟ ان کی کئی جائیدادیں پچھلے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں خریدی گئیں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر. کیسے خریدی گئیں؟ ان کی زمینیں، لاکھوں ایکڑ کی زمینیں خریدی گئیں. اور جو شخص توشہ خانہ کے گفٹس کو نہیں چھوڑتا، ہیروں کی انگوٹھیوں کو نہیں چھوڑتا، جو گھڑیوں کو نہیں چھوڑتا، وہ پاکستان کے سرکاری خزانے کو کیا چھوڑے گا؟ یہ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ پاکستان کے لوگوں میں آپ سے پوچھتی ہوں. جو شخص آپ کی گھڑیوں اور انگوٹھیوں کو نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے سرکاری خزانے کو معاف کرے گا؟ چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، پیٹرولیم سکینڈل، پیٹرول جب پوری دنیا میں انتہائی سستے ریٹس پی ٹی آئی حکومت میں آئے کہ بہت بالکل پیٹرول کی قیمت نہ ہونے کے برابر تھی، تو پی ٹی آئی حکومت میں پیٹرول پمپس بند ہو گئے، سارے سیل ہو گئے. میں خود، ہماری گاڑی سڑکوں پر پھر رہی تھی اور ہمیں پیٹرول پمپ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ فائدہ عوام کو نہیں دینا تھا پی ٹی آئی حکومت نے. اور اس کے بعد پھر اسی قیمت پر بیچنے لگے. اس پیٹرول کو انہوں نے سٹور کر لیا تھا ان دنوں.
कोरोना का फंड इन लोगों ने खा लिया। ये मैं नहीं कह रही, ये तो रिपोर्ट्स कह रही हैं। कोरोना के फंड्स में इन्होंने बेकायदगी, अभी खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के फंड्स ये खा गए। तो जो शख्स डॉक्टर इसरार अहमद ने जिस पीटीआई चेयरमैन के बारे में कहा था कि ये किन का एजेंट है, जिस शख्स के बारे में अब्दुलसत्तार ईदी साहब ने कहा था कि ये कौन है, क्योंकि अब्दुलसत्तार ईदी साहब को पीटीआई चेयरमैन ने धमकियां दी थी, संगीन नताइज की धमकियां दी थी कि अगर फ़लाँ फ़लाँ मेरे साथ मिलकर आपने फ़लाँ फ़लाँ मंसूबे पर अमल नहीं किया तो फिर उनको संगीन नताइज की धमकियाँ। तो ईदी साहब जो किसी भी सियासत से, ज़ाती मफादात से बालातर होकर उन्होंने कौम की सिर्फ खिदमत की, पूरी दुनिया में उनका नाम है। पीटीआई के दौर में ईदी फाउंडेशन को भी गन पॉइंट पर उनसे ईदी फाउंडेशन को पीटीआई चेयरमैन को चंदा देना पड़ा। पीटीआई में करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए में सेनेट के टिकट बेचे गए सरमायादारों के हाथों। और जो फंडिंग इनको हुई है, ये आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, ये आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें कि स्टेट बैंक में भारतीय शहरियों ने इनको फंड किया है। इनको अमेरिका से फंडिंग हुई है, इनको डेनमार्क से हुई है, इनको नॉर्वे से हुई है, इनको इसराइल से हुई है। इल्लीगल फंडिंग इनको हुई है। और जो इल्लीगल फंडिंग का नतीजा है वो ये है कि कौम के नौजवान ख़त्म हो चुके हैं ज़हनी तौर पर। ज़हनी तौर पर वो बिल्कुल अकल से आरी, अकल से पैदल, गधों की तरह एक किस्म का, जिधर भी आप उनको लगा दें उनकी आंखें बंद करके वो जा रहे हैं। वो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना जानते। उनको अल्लाह ने एक कंप्यूटर दिया हुआ है, अल्लाह ने हर इंसान को एक कंप्यूटर दिमाग में दिया हुआ है, दिमाग की शक्ल में आंखें दी हुई हैं, कान दिया हुआ है। लेकिन वो जो नौजवान जो पीटीआई को फॉलो करते हैं वो हरगिज़ इन चीज़ों पर अकल और आंखें और कानों का इस्तेमाल नहीं करते। इनको ब्रेन वॉश किया गया है। पीटीआई का जो हथियार है वो है सोशल मीडिया। मैं पाकिस्तान के और मुझे पंजाब के उन लोगों पर बड़ी अफसोस होता है जिन्होंने आज पीटीआई को वोट किया है। मैं तो इनको अहमक कहूँगी, मैं तो इनको माजूर, हकीकी माजूर कहूँगी। जो माजूर माशरे में हमें ज़ाहिर ही नज़र आते हैं, कोई लंगड़ा होता है, किसी की आंखें नहीं होती, किसी की कुव्वत समात नहीं होती, वो माजूर नहीं होते। माजूर, असल माजूर ये हैं जिनके पास उनके पास हिस्से होती हैं लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इनकी हिस्सों को पीटीआई ने सोशल मीडिया के दजाली सिस्टम में कैद कर लिया है। बकौल इसरार अहमद के, इसरार अहमद ने क्या कहा था कि किनका एजेंट है? तो ये जो सोशल मीडिया है ये पीटीआई का वेपन है, हथियार है। मैं खुद पीटीआई में रह चुकी हूँ। ये हथियार इन्होंने बनाया हुआ है सोशल मीडिया को। मैं पाकिस्तान के लोगों से कहती हूँ कि अगर आप एक हफ्ते इस सोशल मीडिया से दूर रहे, अपनी नमाज़ों पर तवज्जो दें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ें, अपने ख़ानदान की खिदमत करें, कोई हुनर सीखें, कोई पढ़ाई कर ले, कोई साइंसी तालीम हासिल कर ले, कोई हदीस पढ़ लें, अपने मुआशरे की बुराइयों को देखें, अपने मुआशरे की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, उसकी इकॉनमी के लिए कोई अपने आप में कोई काबिलियत पैदा करें, हुनर पैदा करें। एक हफ्ते अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहे तो आपका जहन इस भूसे से जो है वो दूर हो जाएगा। वरना अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो उसमें सारे पीटीआई के अकाउंट्स हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया तकरीबन तमाम पीटीआई के अकाउंट से भरा हुआ है। फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, सारा पीटीआई के अकाउंट्स हैं जो दिन रात कौम को ब्रेन वॉश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ब्रेन वॉश नहीं हो सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना अकल भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखें, अपने कान भी इस्तेमाल करते हैं। मेरी अपनी अपनी जमात है, मैं किसी जमात की फॉलोअर नहीं हूँ। और मैं किसी झूठे खुदा, झूठे इंसान को मैं परस्तिश नहीं करती कि वो गलत काम भी करे, वो पैसा भी कमाए, वो पैसे भी लूटे, वो 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करे और फिर बिलियन ट्री सुनामी में पैसे खाए। और फिर अब 400 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं दरख्तों को आग लगाने की, क्योंकि सबूत मिटाए जा रहे हैं कि यहाँ तो दरख्त थे लेकिन अब जो है वो
आग लगाई गई, आग लगने की वजह से ख़त्म हो गए हैं, यानी सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक दरख्त हमें आप दिखा दें जो मिलियन ट्री सुनामी में लगाया गया हो। BRT का ठेका एक ब्लैक लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया और उसके पैसे जो हैं बकौल जर्नलिस्ट्स के, उसके पैसे पहले दुबई गए और फिर उसके बाद लंदन चले गए। तो लंदन में किसका ख़ानदान रहता है? PTI चेयरमैन का। पाकिस्तान के अवाम का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन पाकिस्तान में जो आज पंजाब में पाकिस्तानी लोगों ने वोट किया है, मैं तो उनको अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क होता है? अकल का फ़र्क होता है, बाकी तो सारे एक जैसे होते हैं। तो फरमाए अल्लाह इनको गुमराही से वापस लेकर और इंशाल्लाह, और ये जो है इनको मैं अहमक कहती हूँ, ये अकल से पैदल लोग हैं। मैं अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी अकल को वापस लेकर आए। और जहाँ तक जमात-उस-सुफ़ा का ताल्लुक़ है, मेरी जमात का जमात-उस-सुफ़ा इंशाल्लाह हम आने वाले इलेक्शंस में आम इंतखाबात 2023 में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा जो विज़न है वो एक जाली रियासत मदीना नहीं है, वो इंशाल्लाह एक हकीकी इस्लामी फ़लाही मुआशरे का है, जिसमें खलीफा के असासों में इजाफ़ा नहीं होता बल्कि अवाम की हालत बेहतर होती है। अब आयशा गुलालई के असासों को देखें, आयशा गुलालई के बैंक अकाउंट्स को देखें, जायदादों को देखें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि मैं भी इस मुल्क में MNA रह चुकी हूँ, लेकिन आप PTI के दूसरे MNAs को देखें, दूसरे मिनिस्टर्स को देखें, PTI के चेयरमैन के असासों को देखें, उनके अकाउंट्स को चेक करें तो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा। तो जमात-उस-सुफ़ा इंशाल्लाह एक हकीकी इस्लामी फ़लाही मुआशरे का विज़न लेकर आ रही है, और जिसमें नौजवानों को काबिल बनाना, मुल्क और कौम के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए एक काबिल फ़ोर्स तैयार करना, भेड़ बकरियां तैयार नहीं करना कि आयशा गुलालई अगर गलत कभी करे तब भी उसके नारे लगाएं। ये नहीं हो सकता। ये जमहूरियत भी नहीं कहती, ये इस्लाम भी नहीं कहता, ये अखलाकियात भी नहीं कहती। और नौजवानों को काबिल बनाना, उनको अपने पाँव पर खड़ा करना, और उसके नतीजे में इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना, मुसलमान मुल्कों में इज़्ज़त के मुकाम पर खड़ा करना। आज पाकिस्तान सिर्फ एक भिखारी मुल्क है, क्योंकि जब पाकिस्तान के हुक्मरान भिखारी होंगे तो पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त होगी? पाकिस्तान के पास कितने वसाइल हैं, और सबसे बड़ा वसाइल हमारा नौजवान है। नौजवानों को तबाह कर दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि आपके ने पाकिस्तान के सबसे बड़े असासे को तबाह कर दिया है। उनको सोचने समझने की सलाहियत से, इल्म सीखने की सलाहियत से, हुनर सीखने की सलाहियत से आपने महरूम कर दिया है। दिन रात वो चंद नारे लगाते हैं, चंद गालियाँ देते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, मुखालिफिन को गालियाँ निकालते हैं, ये उनकी ज़िंदगी है। इस तरीके से पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है, सर्वे है, उसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद सबसे जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से बुरा मुल्क है वो पाकिस्तान है। तो हमने अपनी ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और ख़ातून से बेहतर जो है वो हमारे ख़वातीन के मसाइल को कोई नहीं समझ सकता। हमने अपने किसानों और मज़दूरों को हुकूक देने, हमने अपने दीनी तबके को एहतराम दिलाना है। दीनी तबके का जिस तरीके से मजाक उड़ाना PTI की हुकूमत में सिखाया गया है, और मैं फिर कहती हूँ कि डॉक्टर इसरा अहमद ने किसकी तरफ निशानदही की थी कि ये PTI चेयरमैन कौन है। दीनी तबके का आज मजाक उड़ाया जाता है, दाढ़ियों का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये कौन कर रहा है, किसके एजेंडे पर कर रहा है? तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह हमने एक अपने पाँव पर खड़ा करना है। इस मुल्क को, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लानी है। पाकिस्तान के इदारों को की गैर जानिबदारी को जो है हमने उसको यकीनी बनाना है। आज पाकिस्तान में वाकई हमारे इदारे गैर जानिबदार हैं, लेकिन कसूर जो है वो इदारों का नहीं है, आज अवाम का है, पंजाब के उन लोगों का है, उन जाहिलों का है जिन्होंने आज PTI को वोट दिया।
ان بے وقوفوں کا ہے جنہوں نے آج پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ان بھیڑ بکریوں کا ہے، آج اداروں کا نہیں ہے، ادارے آج بھی نیوٹرل ہے۔ تو آخر میں انشاءاللہ آپ پاکستانی قوم ایک تو اپنے رویوں پر سوچیں، اپنے اعمال پر سوچیں، اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے وہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھیں، منافقت اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھیں، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا سیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کون منہ سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور کون حقیقی طور پر جو ہے وہ ایماندار ہے۔ تو انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ جماعت الصفا نیکسٹ الیکشن میں حصہ بھی لے گی پورے پاکستان سے۔ اس کے لیے آپ نے چندہ بھی جمع کرنا ہے پورے پاکستان کے لوگوں نے، کیونکہ میرے پاس کوئی اقتدار میں نے پیسے نہیں لوٹے، نہ میں نے ٹھیکوں میں کمیشن لیا۔ میں نے یہ ایم فل میں اپنے داخلہ لیا اسلامک اسٹڈیز میں نے وہ کمپلیٹ کیا۔ الحمدللہ آج میرے پاس ایک اسلامی تعلیم کی ڈگری بھی موجود ہے، اور میں کتب کا مطالعہ بھی کرتی رہتی ہوں۔ تو میں نے ٹھیکوں میں وقت ضائع نہیں کیا کہ میرے پاس وقت کم ہے جلدی جلدی پیسے کماؤ۔ تو پاکستانی عوام نے خود اپنے لیے اس پارٹی کو فنڈ کرنا ہے اور اپنے لیے مستقبل ٹھیک کرنا ہے، ایک حقیقی اسلامی فلاحی معاشرہ کرانا ہے، اسلامی اخلاق کا نظام ہو، جہاں اخلاقیات ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہوں، اسلامی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو، اپنے جھوٹ منافقت کی وجہ سے نہیں، قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے نہیں۔ تو بہت شکریہ، یہ میرا اخلاقی ایک فرض تھا کہ میں آپ سے یہ میسج شیئر کرتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، شکریہ۔